नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज क्या क्या है, भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, इनके बीच में अंतर क्या होता है, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बता दूं कि जो आप ये स्क्रीन रिकॉर्डर से जो पढ़ाया जाता है उसका एक फ़ायदा है कि आप नोट्स फॉर्मेट में इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं या इनकी PDF उपलब्ध करा दूं तो आप प्राप्त करके इनको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बोर्ड में बनाने पर यह होता है कि आप सिस्टमेटिक नोट्स नहीं लिख पाते, तो इसलिए दूसरी बात इसमें थोड़ा समय भी कम लगता है और व्यस्तता की वजह से ज़्यादा समय बोर्ड पर लिखो, इन चीज़ों को वापस पढ़ाओ, एक एक चीज़ें कुछ चीज़ें छूट भी जाती है, इस वजह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो हम बात करते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो देखो, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें या तो एग्जाम्पल से प्रश्न पूछा जाता है या आपको सत्य असत्य कथन से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य कथन है या रासायनिक परिवर्तन के लिए सत्य कथन है या असत्य कथन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, कोई उदाहरण देके पूछा जाता है कि निम्न का भौतिक परिवर्तन है या नहीं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। और ये जो टॉपिक है, जो ये नोट्स बनाए गए हैं, वो आपको NCERT किताब जो है 10th बोर्ड की, उसमें से ध्यान में रखकर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जो आपका मानक स्तर जो 10th क्लास का है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, NCERT बुक का पूरा समावेश इसमें किया गया है। बाकी अन्य चीज़ें भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वहाँ से भी प्रश्नों को लिया गया है, कुछ प्रश्न भी लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक परिवर्तनों के बारे में। देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। सिंपल सा है, भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखो, अब भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अगर आप अपने साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें जो लेवल है वो आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल से पढ़ाया गया है। क्योंकि बेसिक लेवल से ये है कि जो आर्ट्स के विद्यार्थी है, जो इन्होंने BA कर रखी है, अगर वो भी इस टॉपिक को अगर देखते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी रही समझने में, क्योंकि उनको नहीं पता है कि भौतिक परिवर्तन क्या है या भौतिक गुण कौन से होते हैं। जो साइंस से बिलोंग करते हैं उन सबको ये चीज़ें पता है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भौतिक गुण का मतलब होता है पदार्थ के आकार, आमाप का मतलब होता है साइज, बड़ी छोटी साइज, रंग और अवस्था। ऐसे जो गुण है उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। मतलब पदार्थ का आकार, आमाप, रंग और अवस्था, ये चारों गुण है, ये भौतिक गुण कहलाते हैं। जो आपसे बाहरी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे रंग आपको बाहर से दिखाई देता है, अवस्था आपको दिखाई देती है, आमाप आकार दिखाई देता है, तो ये सब भौतिक गुण है। तो इन भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो आकार में कैसे परिवर्तन होता है, तो मान लो आपने किसी चौक के चूर्ण बना दिया, चौक का चूर्ण बना दिया, और उस चूर्ण को वापस आप चौक का रूप दे रहे हो, तो हो सकता है उसका आकार चेंज हो जाए। मान लो जो पहले चौक, मान लो अगर बेलनाकार थी, तो हो सकता है कि आपने चौकोर टाइप की बना दी हो, तो उसका आकार चेंज हो गया। मान लो कोई पहले कागज़ वो आपने फाड़ा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगर कागज़ को आप फाड़ रहे हैं तो कागज़ के, मान लो आपने इस प्रकार, अगर कोई कागज़ आयताकार था और आपने वर्ताकार रूप में फाड़ दिया, तो उसका आकार चेंज हो गया। तो यह है आकार। आमाप क्या होता है, साइज क्या होता है? तो साइज का मतलब मान लो कोई इतनी बड़ी लकड़ी है, उसको आपने 2-3 भाग कर दिए उसके, तो उसके आकार चेंज, आमाप चेंज होगी, साइज चेंज होगी। पहले अगर ये मान लो 5 मीटर की थी, अब 2-2 मीटर की बची है, तो ये हो गया, इसकी साइज चेंज होगी, आमाप चेंज होगी। रंग, अगर आप लोहे को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि लोहे का कलर रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है लोहा, तो ये रंग परिवर्तन होता है। तो देखो, भौतिक परिवर्तन चेंज हो रहा है। अगर आप लोहे को वापस ठंडा करते हैं तो वापस वही रंग आ जाता है। अवस्था, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस अवस्था। मान लो आप किसी जल को गर्म करते हैं तो वो द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वापस उसको गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में लाया जा सकता है। अगर भाप, जैसे मान लो आप जल को गर्म करते हैं तो भाप बनेगी, भाप को आप वापस ठंडे करके द्रव्य अवस्था में ला सकते हैं। तो ये हो गए आपके भौतिक परिवर्तन। कौन कौन से हैं? आमाप, आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण है उसके भौतिक गुण कहलाते हैं।
तो ध्यान रखना ये भौतिक गुणों में अगर इनमें चेंज हो रहा है, जैसे आकार चेंज हो रहा है, किसी भी पदार्थ का आकार चेंज हो रहा है, तो आप समझ आना कि ये भौतिक परिवर्तन है। अगर किसी भी पदार्थ की साइज चेंज हो रही है तो भौतिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का रंग, देखो रासायनिक परिवर्तन में भी रंग चेंज होता है, लेकिन कुछ उदाहरण है इसके और कुछ उदाहरण इसके, तो रंग वाला फैक्टर दोनों में काम आता है। तो ये रंग चेंज होता है तो भौतिक परिवर्तन। अवस्था चेंज होती है, ठोस से दायरा बन रहा है, दायरे में से वापस ठोस बन रहा है, गैस बन रहा है, ये सब चीज़ें होती है, तो आप समझना भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होते हैं, तो देखो भौतिक परिवर्तन जो सामान्यतः है वो उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होता है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, पीछे। अगर कोई पदार्थ एक भौतिक परिवर्तन के बाद चेंज होता है तो वो वापस प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, लोहे को गर्म करने पर वो लाल रंग का हो जाता है, लेकिन उसको वापस ठंडे करने पर वापस लोहे जैसा रंग हो जाता है उसका, तो ये उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। ब्रेक, रिवर्स आपने पढ़ा होगा, गाड़ियों में रिवर्स गियर आता है, तो उसी प्रकार रिवर्सिबल का मतलब वापस चेंज हो जाता है। ब्रेक, जैसे आपने जितनी गाड़ी आगे चलाई वापस ब्रेक चला रहे हो, तो ये रिवर्सिबल हो गया। अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है या कोई भी पदार्थ बन रहा है, उसके जो भी चेंज हो रहा है उसमें वो वापस प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो ये होता है रिवर्सिबल। दूसरी बात, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। मतलब आपने जैसे मान लो कोई कागज़ का टुकड़ा है, उसको आपने 2 टुकड़े कर दिए उसके, तो ये 2 टुकड़े किए, दोनों में कोई भी नया पदार्थ नहीं है, दोनों कागज ही है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। कोई भी उसके आकार चेंज हो गया, उसकी साइज चेंज हो सकती है, लेकिन उसमें दूसरा नया पदार्थ नहीं बन रहा, वही पदार्थ है, उसका रासायनिक संगठन वही है। तो इस प्रकार का जो चेंज है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एक तो भौतिक परिवर्तन में ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। ये एक अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? अस्थायी है, मतलब स्थायी नहीं है। जैसे आप एक सपोज कीजिए, आप यहाँ पे आपके ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक रबड़ को आप खींचते हो, तो रबड़ को खींचने के बाद वापस छोड़ने पर वो वही अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कोई आपके स्थायी नहीं हुआ। जैसे ये नहीं कि आपको रबड़ को आपने खींचने पर वो रबड़ वैसा ही रह गया। कुछ होते हैं जो रबड़ को खींचने पर वैसा का वैसा रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन आपने अगर नॉर्मल जैसे रबड़ आते हैं उनको खींचने पर वापस वही रूप प्राप्त कर लेता है, तो ये है अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब कोई चीज़ स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है कि मान लो अगर इसको आपने चेंज कर दिया तो ये वापस चेंज नहीं होगा, तो ये है अस्थायी परिवर्तन। मतलब कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक विधियों द्वारा पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब है कि जो भौतिक परिवर्तन हो गया, मान लो किसी चीज़ में भौतिक परिवर्तन हो गया, तो भौतिक परिवर्तन होने के बाद उसको भौतिक विधियाँ, कुछ भौतिक विधियाँ होती है, जैसे क्रिस्टलीकरण है, या किसी चीज़ को गर्म करना है, ठंडा करना है, ये सब चीज़ें भौतिक, ये जो आपकी भौतिक विधियाँ हैं उनके द्वारा पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मतलब जैसा पहले पदार्थ था वैसी की वैसी अवस्था वापस प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप ध्यान रखना कि रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन में चेंज हो रहा है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, इसमें भौतिक परिवर्तन ही होते हैं, रासायनिक कोई भी संगठन है या रासायनिक कोई भी गुण है उनमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होता। अब कुछ विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज रहेगा कि सर ये आपके उत्क्रमणीय होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, उसको वापस चेंज कर सकते हैं पूर्व पदार्थ में। तो ये चीज़ें, जैसे मान लो आपने कागज़ को फाड़ा तो आप कहोगे सर इसको वापस जोड़ तो सकते हैं, लेकिन ये वापस वैसे कागज़ थोड़ी सेम थोड़ी बनेगा। तो देखो इसके रासायनिक संगठन चेंज नहीं हुआ, ये कागज़ के जो गुण है, ये इस भाग में भी कागज़ के वही गुण है, इस भाग में भी कागज़ के वही गुण है, रासायनिक संगठन इनका चेंज नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है इसके टुकड़े हो गए, तो लकड़ी को तोड़ दिया बीच से, तो वापस जोड़ सकते हो या नहीं जोड़ सकते, चलो मान लो, लेकिन उनका चेंज, गुण चेंज नहीं हुए दोनों के। वह भी लकड़ी है, वह भी लकड़ी है, दोनों में समान गुण है। तो इस प्रकार के जो चेंज है ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, कि किस प्रकार के ये उदाहरण पर इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, उदाहरणों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः कोई भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें उदाहरणों से ही प्रश्न आते हैं। तो देखो, पानी का जमकर बर्फ बनना या भाप बनना। पहला उदाहरण है पानी का जमकर बर्फ बनना। मान लो पानी को आपने ठंडा किया तो बर्फ बन गई, या पानी को अगर गर्म किया तो भाप बन गई। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि अवस्था चेंज हुई है। क्या हुई है? अवस्था चेंज हुई है। इनको मान लो अगर किसी ने पानी को जमा के बर्फ बना दी तो उसको आप वापस ताप में रखने पर या
खुले में रखने पर वो वापस जल बन जाएगा। या मान लो आपने भाप बना दी तो उसको आप ठंडा करने पर वापस ये जल बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है ये क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चीनी का शक्कर में या पानी में घुलना, मान लो चीनी को आपने पानी में, या चीनी या जो शक्कर है उसको पानी में घोल दिया, चीनी को पानी में घोल दिया, तो वापस पानी को आप चीनी को उबालोगे या पानी को आप अलग करोगे भौतिक विधियों से, तो वापस चीनी के टुकड़े आपके क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसके चीनी का केमिकल जो रासायनिक चेंज है वो बिल्कुल नहीं हुआ, रासायनिक परिवर्तन चीनी में बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये चीनी का ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें वापस चीनी प्राप्त की जा सकती है। आपने देखा होगा कि कहीं भी चाशनी होती है उससे वापस चीनी प्राप्त करते हैं, चीनी के क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं, तो वापस वही पदार्थ, वही रासायनिक गुणों वाला पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तीसरा है मोम का गलना। देखो ये मोम वाला आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और कंफ्यूज किए जाते हैं प्रश्न को। देखो एक तो मोम का एक तो होता है जलना और एक होता है पिघलना या गलना, जलना और गलना। देखो मोम, या एक तो आपको मोम, अगर कोई पूछ ले आपको मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है, तो मोमबत्ती के जलने पर कौन सा परिवर्तन, तो इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। देखो मोम पिघलती भी है साथ साथ में और जलती भी है, मोम जलती भी है और पिघलती भी है। तो जो ये मोम पिघल रही है या मोम गल रही है ये तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो मोम का वही गुण है, वही मोम है जो आपने देखा होगा कि मोम के जलने के बाद नीचे जो मोम बचती है वही मोम है, सेम मोम है। तो ये पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है। जबकि जो मोम जल गई उसकी जो CO2 बन गई या उसकी गैस बन गई या उसने जो प्रकाश दे दिया वो है मोम का रासायनिक परिवर्तन। तो जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन गलना आपके भौतिक परिवर्तन है। तो ध्यान रखना। बल्ब का जलना, देखो बल्ब को जलाने पर आपने देखा होगा, बल्ब को जलने पर जो उसका जो अंतर फिलामेंट है, जो तंतु है वो गर्म हो जाता है, वापस बल्ब को वापस बुझाने पर वो वापस ठंडा हो जाता है। तो ये बल्ब का जलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया प्रकार का चेंज नहीं हुआ, वही चेंज है। आप वापस बल्ब को बुझाने पर वापस वैसा का वैसा। एक है उदैर्घ्यपातन। उदैर्घ्यपातन क्या होता है, देखो विज्ञान की भाषा में उदैर्घ्यपातन का मतलब है कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं उदैर्घ्यपातन। कोई पदार्थ है ठोस अवस्था से, जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ़ से पहले पानी बनता है या द्रव बनता है, उस पानी से फिर गैस बनती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो चेंज है ये कहलाता है उदैर्घ्यपातन। तो उदैर्घ्यपातन जैसे नौशादर है, कपूर है, जो नेफ्थलीन है, इस पदार्थों में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कपड़ों में कपूर दिया जाता है, तो कपूर की गोली जो है ये सीधे आपके ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज होती है, इसका मतलब द्रव अवस्था नहीं होती। आपने देखा कितने साल तक कपड़ों में कपूर दिया रखा हो, कपूर की गोली समाप्त हो जाएगी लेकिन उसका मतलब कपड़ों के दाग नहीं लगेगा, क्योंकि वो लिक्विड अवस्था में नहीं आते, सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो उदैर्घ्यपातन है, वापस कपूर को भौतिक विधियों के माध्यम से उनको वापस कपूर बनाया जा सकता है, उस गैस से वापस ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, इसको बोलते हैं उदैर्घ्यपातन। और ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखना। लोहे से चुंबक बनाना, कुछ भौतिक विधियों या कुछ तार को लपेट कर या उनको ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित करके या उनके पास में चुंबक रख के लोहे से चुंबक बनाई जाती है। तो लोहे से चुंबक बनाई जाती है, लेकिन लोहे से चुंबक बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर जो आपने बाहरी पदार्थ जो रखे हैं, जो वापस करने आपस में चुंबक रखे हैं या उस पर कोई पदार्थ लपेट है, वो वापस हटाने पर लोहा प्राप्त होगा, वापस नया पदार्थ नहीं बन रहा, वही चीज़ें प्राप्त हो रही है। तो ये होता है लोहे का चुंबक बनाना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। दही से मक्खन निकालना, आप दही से मक्खन निकालोगे तो आपने दही से मक्खन अलग किया, तो ये मक्खन अलग किया लेकिन ये चेंज नहीं है, क्यों, वो दही में से ही निकला है, उसमें कोई अलग गुण नहीं है। ये नहीं कि आपने उसमें दही से मक्खन निकाल दिया तो मक्खन में कोई अलग गुण है, दही से ही मक्खन प्राप्त किया है, तो दोनों में समान गुण है। तो ध्यान रखना, ये दही से मक्खन निकालना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। कागज़ को फाड़ना, मैंने अभी आपको बताया, कागज़ को फाड़ना भी एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे को गर्म करना, लोहे को गर्म करने पर रंग परिवर्तन, जैसे मान लो आपने लोहे को गर्म किया तो ये लाल रंग का हो जाता है, रंग परिवर्तन होता है। तो ये लोहे को गर्म करना भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है
कि क्रिस्टलीकरण कौन सा परिवर्तन है। तो क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ का विलयन है, जैसे मान लो जैसे अभी मैंने आपको बताया किसी पानी में चीनी घुली हुई है, चाशनी बनी हुई है, या पानी में नमक घुला हुआ है। आपने देखा होगा झीलों में पानी में नमक रहता है, उस नमक को अलग किया जाता है, वही है क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के शुद्ध अथवा बड़ी आकार के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करना, विलयन का मतलब होता है उसके घोल से प्राप्त करना, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। आपने देखा होगा ये क्रिस्टलीकरण विधि से ही नमक प्राप्त किया जाता है, झीलों से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो क्रिस्टलीकरण विधि से ही प्राप्त किया जाता है। तो आपने देखा होगा पानी में जो नमक घुला हुआ है उससे नमक प्राप्त करते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखना। ये आपके क्रिस्टलीकरण आपने अगर नहीं सुन रखा है किसी ने तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन, क्योंकि नया नाम आता है तो प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ध्यान रखना क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एल्यूमिनियम को पीट कर उसका पतला पत्थर या फॉइल बनाना, एल्यूमिनियम को पीट के उसकी पतली पन्नी बना रहे हैं, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बता दिए, भौतिक परिवर्तन है वो उसके भौतिक गुणों में चेंज होता है, आकार में, आमाप में, रंग में, आपके साइज में, अवस्था में, इस प्रकार के चेंज होते हैं। भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणी होती हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक विधियों द्वारा पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, बाद में हम पढ़ेंगे इनमें क्या अंतर है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, सिंपल सी बात है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। पहली बात तो इसमें नए पदार्थ बनेंगे, कोई भी पदार्थ बनेगा वो नया बनेगा, उसके रासायनिक गुण अलग होंगे, पहले वाले पदार्थ से अलग होगा, तथा पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी पदार्थ बना है उसमें कुछ ना कुछ रासायनिक गुण होंगे, उसकी अभिक्रिया करने की क्षमता, किस पदार्थ से किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं ऐसे गुण होते हैं। रासायनिक उसका संगठन होता है, उसमें कौन से पदार्थ की कितनी मात्रा है या कौन से तत्व की कितनी मात्रा है या किस अनुपात में ये मिलाया गया तत्व है, तो ये इसके रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक संगठन होता है। तो उसमें पूरा ही परिवर्तन हो जाता है, मतलब रासायनिक संगठन ही चेंज हो गया, रासायनिक गुण चेंज हो गए। तो इस प्रकार का परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो एक तो ध्यान रखना, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। दूसरी बात, रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन में चेंज होता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जो रासायनिक चेंज होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया ही है, रासायनिक चेंज ही रासायनिक अभिक्रिया है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही बनते हैं। कोई भी मान लो दो पदार्थों को मिलाकर हम तीसरा पदार्थ बना रहे हैं या किसी पदार्थ के हम नई चीज़ बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही बनते हैं। उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तभी ये चीज़ें बनती हैं, नया पदार्थ बनता है। ये स्थायी परिवर्तन है। अगर ये आपके क्या स्थायी परिवर्तन है, ये चीज़ें स्थायी है। अगर आपने एक बार बना दिया नया पदार्थ तो उससे आप पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें क्या था, भौतिक परिवर्तन में यह था कि आप पुनः प्रारंभिक पदार्थ भौतिक विधियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थायी परिवर्तन है। अगर एक बार बन गया तो बन गया, इसमें वापस जैसे मान लो आपको मैंने एक बात बताऊं, एक एग्जांपल दूंगा आपके। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो सब्जी पकाई जाती है, तो आपने मान लो सब्जी को बना लिया, कोई भी सब्जी हो, किसी भी प्रकार की सब्जी हो, उसको आपने बना लिया, तो उससे आप वापस वो पहले वाली जो बिना बनाई हुई सब्जी थी वैसी प्राप्त नहीं कर सकते। आपने अगर एक बार सब्जी बना दी तो वो वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी इसी प्रकार का मान लो जैसे चेंज है, ये सब क्या हो गया, ये आपके भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान लो आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने पर आपकी जो राख बन गई उससे आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते। मैंने दो एग्जाम्पल देखो, एक मैंने आपको चौक का एग्जाम्पल दिया और एक आपको लकड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो चौक को अगर आपने चूर्ण में बदल दिया तो या चौक को टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, तो ये चौक वापस पानी मिलाकर इसमें जोड़ने पर ये चौक बन सकती है। लेकिन लकड़ी को अगर आपने जला दिया तो उसकी जो राख बनेगी उस राख से आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये क्या है, जो नया पदार्थ बना, ये राख जो नया पदार्थ बना है उसको आप चेंज नहीं कर सकते वापस, ये स्थायी है और वो था अस्थायी। ये प्राय अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब बैकवर्ड नहीं चलता, पीछे नहीं चलता, रिवर्सिबल नहीं है, मतलब इस साइड में जाएगा लेकिन वापस इस साइड में नहीं आएगा। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या था, वो रिवर्सिबल था, उत्क्रमणीय था। तो ये एक ही साइड चलता है, मतलब कोई पदार्थ इस पदार्थ से ये पदार्थ बन गया तो इस पदार्थ से वापस ये पदार्थ
नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती है। देखो एक तो क्या होता है रासायनिक पदार्थों में, एक बात तो ध्यान रखना, नया पदार्थ बनता है। दूसरी बात, इसमें कुछ अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना या उनका अवशोषित होना, ये घटना हो सकती है। जैसे मान लो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण हो रहा है तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन की घटना है। या मान लो जैसे पराबैंगनी किरणें निकल रही हैं, कोई विकिरण निकल रहा है, निर्मुक्त का मतलब निकलना, तो निर्मुक्त होना या ग्रहण करना, अवशोषित करना, ये सब भी किसकी घटना है, तो रासायनिक परिवर्तन में ये चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। या किसी चीज़ में ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, अगर मान लो कोई चेंज हो रहा है और उसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो भी यह रासायनिक परिवर्तन की संभावना है। तीसरी बात, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। अगर किसी की स्मेल, गंध जो चेंज हो गई या कोई नई गंध आने लगी तो इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। आपने देखा होगा कि सब्जियां को बनाने के बाद या सब्जी जो खराब हो जाती है या जो दूध खराब हो जाता है, जैसे मान लो दूध फट गया तो फटने के बाद या दूध की जम खराब होने के बाद जो अलग स्मेल आएगी, तो इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी को मान लो सब्जी खराब हो गई, 2-3 दिन सब्जी पड़ी रह गई, खराब हो गई, तो उसमें अलग स्मेल आती है, तो वो अलग पदार्थ बन गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन, देखो रंग में परिवर्तन दोनों में होता है, इसमें भी होता है उसमें भी होता है, ध्यान रखना। किसी गैस का बनना, अगर मान लो किसी पदार्थ से गैस निकल रही है, जैसे कोयले या आपको लकड़ी को जलाने पर CO2 गैस निकलती है, तो ये अगर गैस निकल रही है तो इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण की बात की जाए तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी, किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। कोई भी पदार्थ हो, चाहे जैसे आपके एग्जाम्पल दिया हुआ 10th क्लास की बोर्ड की बुक में, मैग्नीशियम फित्ते को जलने पर, आपके आगे समझाऊंगा मैं, मैग्नीशियम फित्ते को ये जलाने पर ये चमकीले लोह के साथ जलता है और एक श्वेत भस्म पाउडर, श्वेत पाउडर प्राप्त होता है, राख प्राप्त होती है, जैसे आपकी राख होती है उसी प्रकार से श्वेत पाउडर प्राप्त होता है। तो कोई भी पदार्थ, मैग्नीशियम फित्ते को जला दो, कोयले को जला दो, लकड़ी को जला दो, पत्तियों को जला दो, आप इन सब को जलाने पर आपकी ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे आप इनको जलाओगे तो इनकी जो भी राख प्राप्त होगी या जो पाउडर प्राप्त होगा वो सब क्या है, उनको वापस आप मान लो जैसे पत्तियों को जलाया तो उस राख से आप वापस पत्तियां नहीं बना सकते, मैग्नीशियम फित्ते को आप वापस नहीं बना सकते, लकड़ी आप वापस नहीं बना सकते, कोयले से अगर राख बन गई तो कोयला वापस नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। पटाखों का विस्फोट होता है तो पटाखे वापस उससे नहीं बनते। दूध से दही जमना, दूध से दही बनेगा लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, मतलब नया पदार्थ बन गया, दूध से दही बन गया, इसका मतलब जो दूध में जो गुण थे उसमें कुछ गुणों में परिवर्तन होकर दही बन गया, लेकिन ये दही जो है, ये जो दही है इसमें आपके जो रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से जो नया पदार्थ तो बन गया, लेकिन इसको दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। मोमबत्ती का जलना, देखो वहाँ पे पिघलना था, यहाँ पे जलना, ध्यान रखना। खाना पकना, जैसे आपने मान लो आटे से रोटी तो बना दी लेकिन रोटी से वापस आटा नहीं बनाया जा सकता, तो ये प्रकार के परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाती है, तो लोहे पर जंग लगने पर वापस उस जंग से वापस लोहा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सेव को काटने पर कुछ समय बाद भूरा हो जाना, आपने देखा होगा सेव को काट के रखने पर कुछ समय बाद अपने सेव को 15-20 मिनट पे अगर रख दिया तो सेव पर ऊपर भूरे कलर की परत आ जाती है या सेव का रंग भूरा हो जाता है, तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें को ध्यान रखना, ओजोन का अपघटन। देखो सामान्यतः जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो नहीं जानते, ओजोन परत जो है उसका सूत्र होता है O3। क्या होता है, O3। जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या करती है, ये ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और O3 O2 में बदल जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये O3 को O2 में बदलती है, ऑक्सीजन में बदलती है, और ऑक्सीजन नुकसानदायक नहीं है, मतलब ये नुकसानदायक नहीं है। इस O3 नुकसानदायक है, ये जहरीली गैस है, लेकिन O2 क्या है, नुकसानदायक नहीं है। तो ये O2 में बदल देती है, जिससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण हो जाता है। लेकिन ये O3 O2 में अपघटित हो रही है, तो ये क्या है, इसके अलग गुण है, इसके अलग गुण है। ये जहरीली नहीं है जबकि ये O3 जहरीली है।
O2 अलग काम आती है, O3 अलग काम आती है। तो ये सब जो परिवर्तन है, इससे रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ, तो ये ओजोन का अपघटन भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला हुआ, आपने देखा होगा कि चांदी की जो बर्तन है या आपकी चांदी की कोई भी अंगीठी है, आपके कुछ भी रिंग है वगैरह, ये सब चीज़ें काली हो जाती है। तो ये हवा में रखने पर काली हो जाती है, चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, CO2, जल, इनके माध्यम से भोजन बनाते हैं। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, अपन भोजन का पाचन करते हैं, अपन पेट में भोजन का पाचन करते हैं, तो ये पाचन भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बने, जैसे मान लो जैविक खाद बनाई जाती है, या जो जैविक खाद बनाई जाती है वो पत्तियों से खाद तो बन जाती है, लेकिन खाद से वापस पत्तियाँ नहीं बनती। तो ये प्रकार का परिवर्तन क्या है, ये आपके भौतिक परिवर्तन है। देखो अब कुछ जो अपने रासायनिक, सॉरी मैंने गलत बता दिया, पत्तियों से जो खाद का बनना है ये रासायनिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं कुछ आपके जो किताबों में 10th क्लास की बोर्ड की किताब में दिया हुआ है और आपके सिलेबस में मानक स्तर के हिसाब से लिखा है। तो 10th स्तर मानक लिखा है, तो 10th तक अपन को जो भी लिखा है मैटर में, सॉरी ये 10th की किताब में नहीं, आपकी 7th क्लास की किताब में NCERT की जो किताब चलती है उसमें एक चैप्टर चलता है आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है, तो पढ़ना थोड़ी सी ज़रूरी हो जाता है। देखो जंग लगने में कौन सी अभिक्रिया होती है, वैसे भी आप अगर सामान्य विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी है। देखो जंग किस प्रकार लगती है, तो लोहे पर अगर ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में, मतलब ये वायु से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है लोहा, और आपके जलवाष्प जो होती है, आर्द्रता जो होती है, उससे जल प्राप्त कर लेता है। ये दोनों अगर लोहे को मिल जाए तो उसमें जंग लग जाती है। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। थोड़ा सा आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा समझना हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जंग का सूत्र होता है Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन ओनली, केवल ऑक्सीजन है तो जंग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों होगी तभी जंग लगेगी। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो या नमी अधिक हो तो जल्दी जंग लगती है। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जंग जल्दी लग जाती है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर क्या किया जाता है, पेंट या ग्रीज की परत चढ़ाई जाती है, या क्रोमियम या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है, लोहे पर जंग नहीं लगती। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि आप लोहे की चीज़ों पर कलर कर देते हैं जिसकी वजह से जंग नहीं लगती, या क्रोमियम या जिंक की परतें भी चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रम है वो यशद लेपन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बार बार ये फेवरेट प्रश्न है इनका, सबका RPC या अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है कि यशद लेपन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना जिससे क्या हो, लोहे के जंग नहीं लगे। स्टेनलेस स्टील भी बनाए जाते हैं। लोहे में आपके कार्बन है, क्रोमियम है, निकल है, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है जिसे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। इसमें जंग नहीं लगती। आपने देखा होगा स्टील के जो बर्तन है इनमें जंग नहीं लगती। तो ये स्टेनलेस स्टील, इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं, तो कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज जैसी धातुएँ मिली होती हैं। अभी मैंने बताया कि जो ये मैग्नीशियम फित्ते का जो दहन है, मैग्नीशियम फित्ते का जो जलना है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये प्रश्न में मैंने देखा है कि बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम Mg+O2 ये मिलकर MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही श्वेत भस्म पाउडर है। जो मैग्नीशियम फित्ते को अगर जला रहे हैं तो ये जो श्वेत पाउडर प्राप्त होता है या जो भस्म प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है, ये किसकी है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ध्यान रखना। अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ घोला जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो एक क्षारक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं ध्यान रखनी, ये सफ़ेद पाउडर वाला ध्यान रखना कि किसका बना होता है, तो ये MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना होता है। इसी प्रकार जैसे मान लो किसी आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट जो नीलत होता है या कॉपर सल्फेट, इसे नीलाथ होता बोलते हैं। अगर कॉपर सल्फेट के अंतर्गत लोहे की कोई धातु या कील या ब्लेड डाली जाए, आपके एक प्रयोग चलता है, जैसे मान लो किसी पात्र में नीला तत्व का विलयन है या कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसका रंग होगा नीला। कैसा रंग हो, नीला होता है, इसका मतलब नीला रंग का है। उसमें अगर आप ब्लेड डाल दो, कोई कील डाल दो, तो इस विलयन का रंग हरा हो जाएगा और आपके ब्लेड के जो ब्लेड है, जो आपने कील डाली है, वो भूरे रंग की हो जाएगी।
ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ये अगर आप वैसे तो अगर विस्थापन अभिक्रियाएं वगैरह पढ़ें तभी पता चलता है। बाकी आपके यहाँ ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट में आयरन डालने पर ये आयरन सल्फेट बन जाता है जो हरे रंग का होता है, और कॉपर जो है उसका भूरा निक्षेप उस स्केल के चारों ओर या प्राप्त होता है। तो कॉपर भूरे रंग का निक्षेप प्राप्त होता है अलग, और ये आयरन सल्फेट इसका जो नीला रंग है वो विलयन का वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार सिरका जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल जानते हो आप, सिरका जानते होंगे, उसमें खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी, चूने का पानी होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 या चूने के पानी में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या परिवर्तन होगा। तो ये आपने देखा होगा, चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और आपने ये भी देखा होगा, आप अगर मकानों के जो कली वगैरह की जाती है ये CO2 ग्रहण करके CaCO3 बना देते हैं। इसलिए आपको जो भी अगर कलर या जो ये कलर तो क्या चूने के पानी से पहले कली की जाती थी, वो 2-3 दिन बाद उसकी चमक बढ़ जाती थी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। तो CO2 मिलाने पर चूने के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और ये जो रासायनिक समीकरण है ये क्यों है? क्योंकि ये CO2 का मानक परीक्षण है, जिसे मान लो इस दोनों को मिलाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी या नहीं बनी, इसका क्या पता चलेगा? तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैस बनती है उसको चूने के पानी में परिवाहित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए उसे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे अगर मान लो पानी दूधिया रंग का हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक CO2 ही है। ये CO2 का मानक परीक्षण कहलाता है, मानक परीक्षण होता है। देखो 1-2 प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको, 2 प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ध्यान रखना, देखो पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बार वापस कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या फर्क है। देखो भौतिक परिवर्तन है वो क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, और ये अनुत्क्रमणीय होता है। दूसरा, ये अस्थायी होता है जबकि ये स्थायी होता है। तीसरा, ये जो भौतिक परिवर्तन है ये भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है जबकि ये रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके अलावा इसमें आपके नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनता, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये सब सामान्य चीज़ें थी। अब हम बात करें निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, मतलब जो श्वेत प्रकाश है उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? दूसरा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। तो आप देखो इसको अगर समझे तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, लेकिन अगर आगे उसको 7 रंगों के प्रकाश को वापस प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया जाए तो वह वापस श्वेत प्रकाश में श्वेत प्रकाश के रूप में बदल जाता है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी नया चेंज नहीं हुआ है, 7 रंगों में विभाजित हुआ लेकिन भौतिक विधियों से या प्रिज्म को उल्टा करके रखने पर वापस एक रंग में परिवर्तित हो गया। तो ये आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, देखो सब्जियां जैसे ही पकेगी, सब्जियों को गर्म करने पर या पकाने पर जो मुलायम हो जाती है, नरम हो जाती है, उसको आप वापस सब्जी जो पहले की सब्जी थी वैसे नहीं बना सकते। तो ये बिल्कुल एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा बी है जो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर होना। आपने गिल्ली मिट्टी को आपने कोई चीज़ बना दी गिल्ली मिट्टी से, वो वापस सूखने पर वो भंगुर हो जाती है, मतलब टूटने लगती है वापस, तो उसको वापस पानी मिला के आप वापस गिल्ली मिट्टी बना सकते हैं। नमक का पानी में घुलना, मैंने आपको बताया था कि नमक जो पानी में घुलता है तो क्या होता है, नमक पानी में घुलने पर वापस नमक प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। हम रसोई में जिस गैस का प्रयोग करते हैं, देखो ये 7वीं क्लास में दिया है, बहुत शानदार प्रश्न है, 2 प्रश्न है इस प्रकार के, दोनों बता दूंगा मैं आपको। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव्य के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये परिवर्तन फर्स्ट लिखा है, प्रक्रम फर्स्ट या परिवर्तन फर्स्ट है। जैसे LPG द्रव्य अवस्था में होती है, सिलेंडर में आपके कोई भी सिलेंडर है उसमें देखना उसमें जो गैस है वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर आएगी
वो गैसीय अवस्था में आ जाती है, फिर यही गैस जलती है, तो ये परिवर्तन बी हो गया। संयुक्त कथन का चयन कीजिए। देखो दो परिवर्तन है, एक तो दैर्घ्य जो एलपीजी गैस है उसका दैर्घ्य से गैस में बदलना, अवस्था परिवर्तन, दूसरा है गैस का जलना। तो ये इसमें से कौन सा परिवर्तन, उदाहरण सत्य कथन कौन सा है, तो प्रक्रम 1 रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है, दोनों रासायनिक परिवर्तन है, कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 4 एग्जाम्पल दिया, तो इसमें आप बताना कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। देखो परिवर्तन जो 1 है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये जो दैर्घ्य अवस्था से गैस अवस्था बन रही है, वापस इस गैस को आप दूसरे सिलेंडर में भर दो, वापस दैर्घ्य बन जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि दूसरा क्या है, गैस को जला रहे हैं, गैस को जलाने पर जो आपको प्रकाश या जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो हीट प्राप्त होती है, तो ये चेंज हो गई, उस हीट से आप वापस गैस नहीं बना सकते। तो ये दूसरा जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है, परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन। एक एग्जाम में प्रश्न नहीं लिख के लाया, आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी जो जैविक खाद बनती है, क्या बनती है, जैविक खाद। तो जो जैविक खाद बनाई जाती है, एक तो होता है पत्तियों के अपशिष्टें जैविक खाद बनाना, पत्तियों कचरे के अपशिष्टें जैविक खाद बनाना, दूसरा है जैविक खाद को जलाना या जैविक खाद को जलाकर ईंधन के रूप में उपयोग करना। तो ये पहला प्रक्रम जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अपशिष्टों से जैविक खाद बनाई जाती है, किण्वन से जैविक खाद बनती है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, खाद से वापस पत्तियां नहीं बनाई जा सकती, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और इसको जलाने पर जो ईंधन के रूप में इसको जला रहे हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार का भी एक प्रश्न आता है कि परिवर्तन ए और परिवर्तन बी के बारे में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ वापस पढ़ना। और ये नोट्स जो है आपको, ये आपको टेलीग्राम चैनल अपना टारगेट विद एमएस, इस पे उपलब्ध हो जाएंगे। मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं ये टॉपिक के नोट्स। तो आप इनको थोड़ा सा एक बार वापस पढ़ना, आपके समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।